हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की वर्कशीट नंबर 67 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 14 दिसंबर 2020 की है। आज का शीर्षक है जीव जनन कैसे करते हैं, और इसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं लैंगिक जनन। पिछली वर्कशीट में हमने लैंगिक जनन डिस्कस करा था, अब कर रहे हैं लैंगिक जनन। इसमें जब आप देखते हैं लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन है क्या? लैंगिक जनन आप कक्षा 8वीं में भी पढ़ चुके हैं। जनन की वह विधि जिसमें दो जनकों से युग्मकों द्वारा नई संतति उत्पन्न होती है, और यहाँ युग्मकों के क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, जो मिलकर एक नए जीव में विकसित होते हैं। आधे क्रोमोसोम नर के और एक माँ के, तो दोनों के मिला के कितने हो जाते हैं? डबल। फिर बाद में दोबारा वही क्रोमोसोम की संख्या आ जाती है, जो कि मनुष्य की होती है, मनुष्य या जो भी जीव है उसकी होती है। तो लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है? लैंगिक जनन की वजह से क्या होता है? लैंगिक जनन जब हम बात करते हैं तो एक तो इसमें विभिन्नता आती है। लैंगिक जनन में दो युग्मकों का संलयन है, तो जिसकी वजह से क्या होगी? युग्मकों के संलयन से गुणों में विभिन्नता आएगी, और नए गुणों के संयोजन होने के कारण नई स्पीसीज में उत्पत्ति जो होती है, नई स्पीशीज बन सकती हैं कुछ, तो इसलिए वो महत्वपूर्ण है। और विभिन्नता जो आती है वो विकास के लिए आवश्यक है, नहीं तो विकास नहीं होगा। कई बार अगर एक ही वो चीज़ रहे, उसमें विभिन्नता ना आए, तो वो जो स्पीशीज़ होती है वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि वो अपने आप को समय के साथ या उस पर्यावरण के साथ अपने आप को जीवित नहीं रख पाती। फिर इसके बाद आता है आपका पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। जो आपके फूल वाले पौधे होते हैं, उनमें लैंगिक जनन। और जब पुष्प की बात करें आप, तो पुष्प में एक पुंकेसर होता है, जो अपने कक्षा उसमें पढ़ा था, 6ठी में और 7वीं में भी इसके बात है, पुंकेसर और स्त्री केसर। अब इसमें अगर ये दोनों चीज़ें एक ही फूल में उपस्थित हैं, जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर में से अगर एक उपस्थित है, तब तो वो हो जाएगा एक लिंगी, और अगर दोनों उपस्थित है तो वो उभयलिंगी। कभी कभार पौधे होते हैं उनमें वो नर या मादा के उसमें होते हैं, पुंकेसर होगा इन तो स्त्री केसर होगा, ऐसी कंडीशन है तो वो एक लिंगी है। और अगर दोनों हैं, एक लिंगी के उदाहरण है आपके पपीता, तरबूज। और अगर पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही उपस्थित हैं, दोनों ही जो आपके हैं नर और मादा दोनों उपस्थित हैं, तो वह उभयलिंगी। उदाहरण क्या है? गुड़हल, सरसों। ठीक है। इसके बाद आपका आता है आवृत बीजी के जननांग पुष्प में उपस्थित होते हैं। अब आवृत बीजी क्या है? आवृत बीजी क्या है? जिनमें बीज के ऊपर एक आवरण है, उनकी बात हो रही है। पुंकेसर नर जनन अंग है। पुंकेसर जो आपका है वो नर जनन अंग है, जो क्या करता है? परागकण बनाता है। और स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में उपस्थित है, और ये पुष्प का मादा जनन अंग है। और इसके 3 भाग होते हैं। आधार पर जो सबसे नीचे हिस्सा होता है वो होता है अंडाशय। आप ही कक्षा उसमें 7वीं में पढ़ चुके हैं, ऐसे करके कुछ ये होता है। जो आपका नीचे वाला पोर्शन होगा ये अंडाशय, ये वर्तिका, ये मध्य का लंबा भाग, और जो ये ऊपर है जहाँ पे ये चिपचिपा भाग होता है जिसमें परागकण चिपकते हैं और निषेचन में हेल्प करते हैं। तो आपका जो पुष्प है वो 3 भागों में बना है, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ठीक है। इसके बाद बारी आती है अंडाशय में क्या होंगे? बीजांड होंगे। अभी आपका आगे ना, आपको ऊपर बताया था, अंडाशय में क्या होंगे? बीजांड होते हैं, जो प्रत्येक बीजांड में अंड कोशिका होती है। परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका से संलयित हो जाता है। और संलयित कहाँ होगा? यहाँ पर परागकण यहाँ होंगे, और ये अंदर जाएगा, और ये क्या होगा? संलयित होगा, निषेचन हो जाएगा। और जनन कोशिकाओं के इस युग्मन और निषेचन से युग्मनज बनता है, जिसमें नए पौधे में विकसित होने की क्षमता होती है। ठीक है। इस वाले से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से निषेचन होता है। यहाँ पे परागकण गिरेंगे, यहाँ पे जब परागकण गिरेंगे, परागकण गिरने के बाद वो परागकण की एक लंबी सी उसमें ट्यूब नलिका से निकलती है। वो नलिका कहाँ जाएगी? पराग नली, वो जाएगी अंदर। जब वो अंदर जाएगी तो यहाँ पे निषेचन होगा और बीज बनेगा। ठीक है। अब आइए यहाँ पे
परागकणों के पुंकेसर से वर्तिकाग्र, जब आपके परागकण पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण करते हैं उसे हम कहते हैं परागण। उसे हम कहते हैं परागण। वह प्रक्रिया जिसमें परागकण पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण करते हैं वो हो गया परागण। फिर है यदि परागकणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर हो, मतलब वही पुष्प है और उसी पुष्प के परागकण उसी वर्तिकाग्र पे गिर रहे हैं तो वो होगा स्वपरागण। स्व मतलब खुद में खुद। परंतु एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प के पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे कहते हैं परपरागण। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का स्थानांतरण किसके माध्यम से होगा? वायु के, जल के, प्राणी जैसे वाहक होते हैं कि किसी जानवर से चिपक के दूसरे उसमें चिपक गए, जल से, वायु से, इस तरह से होगा या हवा। ठीक है। फिर है आपका परागणों के उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। और इसके लिए परागकण से क्या होती है? एक नलिका निकलती है और यह नलिका जो विकसित होती है वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है जहां ये भ्रूण विकसित करती है। बीजांड से कठोर आवरण विकसित होता है जिसे हम क्या कहेंगे? जो बीज में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? बीज में। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनाता है। इस अंतराल में भारी दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिकाग्र और वर्तिकाग्र प्राय मुरझाकर गिर जाते हैं और क्या रह जाएगा? बाद में बीज रह जाएगा। और बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थिति में, जब उसके अनुसार परिस्थिति आएंगी तो वो उस अपने आप को वो करेगा, अंकुरित होगा और इसको कहेंगे हम अंकुरण। ठीक है। अब आपके आते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में सबसे पहला आपका प्रश्न है, लैंगिक जनन किस प्रकार विभिन्नताएं उत्पन्न करता है? लैंगिक जनन किस प्रकार, इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे। जब हमने बात की थी लैंगिक जनन की, ये वाला लैंगिक जनन दो युग्मकों से संलयन होता है, परिणाम स्वरूप गुणों की विभिन्नता को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, विभिन्नता को बढ़ावा मिलता है, ये वाला आंसर है पहले का। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है? लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है, इसके लिए पूरा दूसरे प्रश्न का आंसर, ये तीनों पॉइंट। फिर थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक लिंगी एवं उभयलिंगी पुष्पों के उदाहरण लिखिए। एक लिंगी और उभयलिंगी फूलों के उदाहरण लिखिए। इसमें आपका तीसरा क्वेश्चन, ये एक लिंगी पपीता और तरबूज और उभयलिंगी गुड़हल और सरसों, ये हो गया आपका तीसरा। उसके बाद स्वपरागण एवं परपरागण में विभेदन कीजिए। परपरागण और स्वपरागण, ये रहा आपका। स्वपरागण क्या है, परपरागण क्या है, ये आपका हो गया फोर्थ का आंसर। फिर है अंकुरण क्या है और बीज तथा फल कैसे बनते हैं? अंकुरण क्या है, ये तो ये रहा अंकुरण। अंकुरण क्या है, यहाँ पे आ गया, ये आपका हो गया पांचवें का पहला। फिर है कि बीज कैसे बनते हैं। बीज बनने के लिए आपका जो यहाँ पे पूरा दे रखा है ये पूरा का पूरा आएगा, तो आप इसे बोलेंगे कि बीज कैसे बनते हैं। ओके, ये आपका पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। हैव अ गुड डे।